हेलो बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 27 जनवरी 2024 के जेई मेंस के इवनिंग शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। तो मैं एसकेयू आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड सन इज लेसर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मून अबाउट अर्थ। तो जब भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है तो एडवाइजेबल यही रहता है कि आप असर्शन को रख करके ही सोचें कि इसका रीजन क्या होगा बिफोर रीडिंग द रीजन, है ना। और अगर वो मैच कर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। अगर नहीं मैच करता है तो भी अपन उसके ऊपर सोचेंगे, बट अगर मैच कर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो करेक्ट ही होगा ना। तो क्या रीजन है यहां पर कि अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है अराउंड सन वो जो है वो कम है और जो मून का जो है वो ज्यादा है। तो अपन इसको इस एंगल में सोच सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है आपका 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना। तो आपका जो ओमेगा है एंगुलर स्पीड है वो बेसिकली डिपेंडेंट हो गई है किसके ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर। तो जिसका टाइम ज्यादा होगा उसकी एंगुलर स्पीड कम होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है अराउंड द सन चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है और जो मून है अराउंड अर्थ 28 डेज लेता है, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर टाइम पीरियड जो है वो मून का अराउंड अर्थ कम है तो उसका एंगुलर स्पीड ज्यादा होना चाहिए। तो असर्शन आपका जो है वो करेक्ट है। और रीजन अगर हम देखें तो रीजन भी इन्होंने यही दे रखा है, टाइम टेकन बाय मून टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ इज लेस देन टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड सन। तो इसका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। If wave function of metal is 6.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पूछा है फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, HFI इज इक्वल टू 5 प्लस KE मैक्स होता है, ठीक है। और अगर हम थ्रेशोल्ड की बात करें HF नॉट तो वो 5 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 दे रखा है, H का वैल्यू हम जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, तो यहां से हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाएगा। तो H का वैल्यू कितना होगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। और वर्क फंक्शन आपका दे रखा है 6.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 6.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कितना लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 6.6 तो ऑलमोस्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर 34 है, यहां पर 19 है, पावर उधर जाएगी तो वो 34 में से 19 माइनस होगा, दैट विल बिकम 15 प्लस का। तो एफ नॉट का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स। तो ऐसा जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यानी कि 10th की ओर। हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। थोड़ा डायग्राम में सेंटर थोड़ा ऑफ लग रहा है बट सेंटर जो है वो दोनों का सेम ही होगा। तो दोनों का सेंटर सेम है और हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम जानते हैं किसी भी लूप के लिए जो बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू में थीटा। और हाफ लूप के लिए जो थीटा है वो कितना होगा पाई। तो हाफ लूप के लिए सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r और दोनों का करंट सेम सेंस में है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एड अप हो जाएगा। तो आपका जो बी नेट बनेगा वो दोनों का सम बन जाएगा। अब दोनों में अंदर आई तो सेम ही फ्लो कर रहा है, जो डिफरेंस है वो किसका, रेडियस का, है ना। तो लिखेंगे म्यू नॉट आई तो सेम है, म्यू नॉट भी सेम है दोनों में, 4 भी सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा। और क्योंकि एड अप हो रहा है तो अपन कितना लिख देंगे 1/r1 प्लस 1/r2। अब म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई का वैल्यू हमें गिवन है 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय 4 और रेडियस यहां पर अगर हम देखें तो r1 और r2 में π/2 और π/4 गिवन है, तो उनका सम करेंगे दैट विल बिकम 3π/4, ठीक है। या उल्टा करके सम कर रहे हैं दैट विल बी 2/π प्लस 4/π, दिस विल बिकम 6/π। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और यहाँ पे कितना आ गया
6/π, तो पाई से पाई कैंसल, 6 4 जा 24 इंटू 10 की पावर -7 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन है। इस सेकंड इवनिंग शिफ्ट में 4 से लेकर के 5 तक असर्शन रीजन आए हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत है असर्शन रीजन की, स्पेशली इसमें कंफ्यूजन होता है ऑप्शन नंबर 1 और 2 के अंदर। तो 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन? असर्शन बोल रहा है अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम रिमूव कर दें देन बॉडी विल ट्राई टू रीगेन इट्स एक्चुअल शेप, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, है ना। तो हम जानते हैं कि हम किसी मटेरियल पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जब भी आप असर्शन सोचते हो तो उसका रीजन सोचा करो, क्या रीजन होगा। अगर आपने जो रीजन सोचा है वही रीजन उन्होंने लिख रखा है तो आप जो है वो बेझिझक जो है वो ऑप्शन 1 टिक कर सकते हो ना। अगर कुछ और लिखा है तो उसके ऊपर सोच सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो वो अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करती है और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हम इसका रीजन जो है वो अपने आप बिना रीड किए सोचने की कोशिश करते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, अगर मैं किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो पैदा होंगे जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल जो है वो शेप के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये हमारे दिमाग में एक रीजनिंग आई है। अब हम यहाँ पर रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या दे रखा है इन्होंने, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स दिस हैपेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स पैदा होते हैं, उसके कारण बॉडी अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करती है। तो हमारे रीजन सोचा भी था और रीजन गिवन भी है, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 to 11। थैंक यू बच्चों।